क्लास 9th SST न्यू सिलेबस, जिसके अंतर्गत चैप्टर 2 न्यू टॉपिक है डिजास्टर। ये डिजास्टर मीन्स आपदा। तो नेचुरल डिजास्टर आर powerful event caused by the natural process of the earth that can lead the widespread destruction, loss of life, damage of the environment and property। तो प्राकृतिक आपदाएं प्रकृति के द्वारा पैदा होती हैं, जिसके काफ़ी बड़े लेवल पर प्रभाव होते हैं। बहुत ज़्यादा इनसे नुकसान होता है, लाइफ जीवन का लॉस होता है, डैमेज ऑफ द इन्वायरमेंट होता है और प्रॉपर्टी को नुकसान होता है। दीज डिजास्टर ऑकर ड्यू टू द वेरियस जियोलॉजिकल एंड क्लाइमेटिक फैक्टर। भौगोलिक और क्लाइमेटिक यानी जलवायुविक कारणों के कारण से ये पैदा होते हैं। एंड ऑफन स्ट्राइक विदाउट वार्निंग, और ज़्यादातर बगैर सूचना के ये अचानक से ये घटनाएं घटित हो जाती हैं। इवेंट सच एज अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, एवेलांच यानी भूकंप, भूस्खलन और हिमस्खलन, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, फ्लड, ग्लोफ्स, डस्ट स्टॉर्म, जो रेतीले तूफान, एग्जाम्पल ऑफ द नेचुरल हैजर्ड्स दैट सिग्निफिकेंटली इफेक्ट बोथ ह्यूमन सेटलमेंट एंड नेचुरल इकोसिस्टम। ये कुछ उदाहरण हैं प्राकृतिक आपदाओं के, जिसमें भूकंप, भूस्खलन, हिमस्खलन, इसके अलावा ग्लेशियर लेक का जो है वो टूट जाना और उसके कारण से बाढ़ का आना, आंधी तूफानों का आना। ये प्राकृतिक कारक है जो मानवीय सभ्यताओं को या बस्तियों को और प्राकृतिक इकोसिस्टम को प्रभावित करते हैं। दे मे ट्रिगर्ड बाय टेक्टोनिक मोमेंट, इनको कभी कभी जो प्लेट मोमेंट होती है उसके कारण से ट्रिगर मिल जाता है, यानी उनको वो एक प्रकार का बूस्ट मिल जाता है इन घटनाओं को घटित होने के लिए। हैवी रेनफॉल के कारण या रैपिड स्नो मेल्ट के कारण या क्लाइमेटिक चेंज और स्ट्रॉन्ग विंड या डिपोजिशन ऑफ डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द डिजास्टर। तो इन कारणों से इनको थोड़ा ट्रिगर या अचानक से ये जो डिजास्टर हैं वो एप्लीकेबल हो जाते हैं। अर्थक्वेक रिजल्ट फ्रॉम सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ टेक्टोनिक प्लेट, ज़्यादातर भूकंप जो है वो प्लेटों के मूवमेंट के कारण से अचानक से उत्पन्न होते हैं। कॉजिंग द ग्राउंड ऑफ शेक वायलेटली, भूकंप के कारण से जो अर्थ सरफेस है वो अचानक बहुत ज़्यादा तेज़ी से हिलता है या उसमें कंपन पैदा होती है, जिसके कारण से इस प्रकार के जो भूकंप जैसे डिजास्टर वो उत्पन्न होते हैं। लैंडस्लाइड एंड एविलांच इन्वॉल्व द रैपिड मूवमेंट ऑफ सॉइल, रॉक्स, स्नो डाउन स्लोप, ऑफन ट्रिगर्ड बाय द रेनफॉल, अर्थक्वेक, टेम्परेचर चेंज। और जो हिली एरिया में है, स्नो पहाड़ी एरिया से नीचे की ओर मलबे का गिरना या बर्फ़ का नीचे की ओर खिसकना जो है वो अर्थक्वेक के कारण से या तेज़ रेनफॉल के कारण से, टेम्परेचर के चेंज के कारण से ऐसी घटनाएं घटित होती हैं हिली एरिया में। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, जो हिम की पिघलने के कारण से अचानक से जो हिम नदियाँ, झीलें हैं, उनका टूट जाने से अचानक जो बाढ़ आती है उसके कारण वाटर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और अचानक से वो वैली में सारा पानी पहुंचता है, जिसके कारण से डैम टूट सकते हैं और वो मोरेन रीजन यानी जहाँ पर हिमोड का जमाव होता है, हिम नदी के द्वारा लाए गए सेडिमेंट का डिपोजिशन होता है, वहाँ पर इस प्रकार की फ्लड आ जाती है। डस्ट स्टॉर्म ऑन द अदर हैंड, रेतीले तूफान ये कोज्ड होते हैं या स्ट्रॉन्ग विंड के कारण, बहुत तेज़ हवाओं के कारण ये उत्पन्न होते हैं, लाइकली इन द डेजर्ट रीजन, लिफ्टिंग लार्ज अमाउंट ऑफ द डस्ट एंड सैंड इनटू द एटमॉस्फेयर एंड रिड्यूसिंग द विजिबिलिटी एंड अफेक्टिंग हेल्थ एंड ट्रांसपोर्टेशन। और तेज़ हवाओं के कारण डेजर्ट रीजन से, ड्राई रीजन से बहुत ज़्यादा डस्ट और रेत को ये अपने साथ उड़ा ले आते हैं और एटमॉस्फेयर में भर देते हैं, जिसके कारण से विजिबिलिटी कम हो जाती है, यानी दृश्यता कम हो जाती है, जिसके कारण से सांस लेने में दिक्कत होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये इफ़ेक्ट करते हैं, आँखों में डस्ट पहुँचती है, जिसके कारण हेल्थ इश्यू होते हैं और ट्रांसपोर्टेशन में भी बाधाएं आती हैं। अंडरस्टैंडिंग दिस डिजास्टर इज द इम्पोर्टेंट फॉर द डिजास्टर प्रीपेयर्डनेस, यानी
पूर्व अनुमान लगाने के लिए या पूर्व जो चेतावनी सिस्टम है या अवेयरनेस है उसके लिए इन आपदाओं का अध्ययन करना आवश्यक है। रिस्क रिडक्शन की उनकी जो रिस्क है घटित होने की जो संभावना है उसको कम करने के लिए एंड इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट और उनके प्रबंधन के लिए हमें इन डिजास्टर को अध्ययन करना आवश्यक है। बाय स्टडिंग देयर कॉजेज, उनके कारणों का जानना, उनके प्रभाव इम्पैक्ट को जानना, प्रिडिक्टिव मेजर्स जिसके कारण से हम बचाव के कुछ उपाय कर सकते हैं, कम्युनिटी अवेयर कर सकते हैं, बेटर प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और सामाजिक जो अवेयरनेस के साथ साथ हम लाइफ को बचा सकते हैं और प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं। वाइल बिल्डिंग रेजिलेंस अगेंस्ट फ्यूचर नेचुरल डिजास्टर, और हम लोगों को रेजिडेंशियल जो बिल्डिंग होते हैं या जो रिहायशी क्षेत्र होते हैं उनमें लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार के नेचुरल डिजास्टर की संभावनाएं हैं और कैसे कर सकते हैं। हम नेचुरल डिजास्टर की स्टडी करके यहाँ पर इस प्रकार की एक्टिविटी को अडॉप्ट कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में किसी प्रकार के डिजास्टर से बचा जा सके। तो यहाँ पर सबसे पहले है अर्थक्वेक। बोथ द अर्थ सरफेस एंड द इंटीरियर इज ऑलरेडी स्टडीज इन अर्ली और अनस्टेबल। तो हमने अर्थ सरफेस को हम पढ़ चुके हैं पहले ही और इंटीरियर ऑफ द अर्थ के पार्ट को पढ़ चुके हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा अर्थ का सरफेस और इंटीरियर पार्ट दोनों ही अनस्टेबल हैं, वो शिथिल नहीं है, वो रैपिडली या स्लोली चेंज होते रहते हैं। कभी कभी रैपिडली चेंज होंगे, कभी वो कंटिन्यूस चेंज होते रहते हैं। ये सडन शेक, अचानक से ज़मीन का हिलना रिजल्ट करता है अर्थक्वेक को। इंस्टेबिलिटी एंड सडन रिलीज द एनर्जी, और प्लेट मोमेंट के कारण से अचानक से एक झटका लगता है जिसके कारण से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। एन अर्थक्वेक कॉज द ट्रिम्बलिंग एंड anything that stand on the ground, building, trees, poles, dams begin to shake and tremble depending on the intensity of the earthquake। और अचानक से जब भूकंप उत्पन्न होता है उसके कारण से बिल्डिंग्स, पेड़ पौधे, पोल्स, डैम आदि टूट सकते हैं या वो हिलने लगते हैं। ये डिपेंड करता है कि अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कितनी है। ये अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को रिक्टर स्केल पर मापा जाता है, जो 0 से लेके 10 रिक्टर स्केल तक या स्केल तक मापी जाती है। ऑन सेट टाइप ऑफ द वार्निंग, द अर्थक्वेक इन द देमसेल्व्स रिप्रेजेंट द एनर्जेटिक कंडीशन ऑफ आवर प्लेनेट। जो भूकंप है वो हमारे प्लेनेट की अचानक से एनर्जी का रिलीज होना है। मैन हैज़ however not yet been able to invent any such instrument that can predict the sudden outburst of this energy। और अभी तक हम ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं बना पाए हैं कि जो हमें अर्ली वार्निंग दे दे कि कब पृथ्वी जो है अपनी इस एनर्जी को रिलीज करने वाली है। Thus the earthquake is regarded as sudden onset hazard। इसलिए अर्थक्वेक को हम अचानक से घटित होने वाली घटना के रूप में जानते हैं। ओवर 1 मिलियन अर्थक्वेक occurs at any time of the year in any part of the world, including the ocean underwater earthquake generated tsunamis। किसी भी समय पृथ्वी पर लाखों भूकंप आते रहते हैं जिनकी इंटेंसिटी काफ़ी कम होती है। समय समय के पर कभी कभी बिग लार्ज इंटेंसिटी के अर्थक्वेक भी आते हैं और बहुत सारे अर्थक्वेक कॉन्टिनेंट या ओशन के नीचे सरफेस पर भी आते हैं। कभी कभी ओशन सरफेस पर जब लार्ज इंटेंसिटी वाले अर्थक्वेक आते हैं तो उसके कारण से ग्रेट हार्बर वेव्स उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो उसके कारण से बड़ी बड़ी लहरें उत्पन्न होती हैं तो जो आसपास के रीजन में फ्लड का कारण बनती हैं। लाइकली 26 दिसंबर 2004 में इंडियन ओशन में सुनामी आई थी। सुनामी जो वो एक जापानीज वर्ड है, इसमें टी साइलेंट होता है, तो इसको बोलते हैं ग्रेट हार्बर वेव्स। ऑफ दिस एटलीस्ट 4 डजन्स आर ऑफ सीरियस टाइप्स that can be described the highly hazardous or to life and property of the people।
In some Western country and USA, loud sirens have begun to play the warning system against onset of earthquake, but only few prove correct. कभी यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए कुछ सायरन की व्यवस्था की गई है, जो कभी कभी इस प्रकार की जो अनाउंसमेंट हैं या सायरन बजने लग जाते हैं अर्थक्वेक के आने के दौरान, लेकिन ये कभी कभार ही ऐसा करेक्टली जो इन्फॉर्मेशन है वो दे पाते हैं। और जब अर्थक्वेक किसी भी स्थान पर आता है तो वहाँ से 3 टाइप्स की एनर्जी या वेव्स रिलीज होती है। फर्स्ट को बोलते हैं प्राइमरी वेव, सेकेंड टाइम में जो वेव्स आती हैं उनको बोलते हैं एस वेव या सेकेंडरी वेव, और तीसरी होती है जिनको बोलते हैं सरफेस वेव या इनको एल वेव भी कहा जाता है, एल वेव। ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं, सबसे ज़्यादा खतरनाक होती हैं। और एक वैज्ञानिक रहे हैं जिनका नाम है HD लव, उनके नाम पर इनको एल वेव कहा जाता है, जिसकी खोज उन्होंने की थी। प्राइमरी वेव जो है वो तीनों टाइप्स के जो अर्थ सरफेस है उसमें से पास हो जाती हैं, यानी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस से। पी वेव्स जो एस वेव हैं ये लिक्विड में ख़त्म हो जाती हैं, और सरफेस वेव जो है केवल क्रस्ट के हिस्से में ही मूवमेंट करती हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा नुकसान करती हैं। यानी जो पी वेव्स होती हैं वो ऐसे आती हैं, एस वेव जो है वो इस टाइप्स की होती हैं, जबकि एल वेव जो है वो ऐसे मूव करती है। तो इस कारण से वो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं। पी, एस एंड एल ये वेव्स होती हैं। नेक्स्ट आता है वर्नेबिलिटी। वर्नेबिलिटी का मीनिंग होता है कि जो संभावित क्षेत्र, तो कौन से रीजन में किस प्रकार की जो नेचुरल डिजास्टर हैं वे आ सकते हैं। लाइकली अर्थक्वेक प्रोन जोन आर टुडे वेल मार्क इन द मैप ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में मैप ऐसे बनाए जा चुके हैं जिससे ये पता चल सकता है कि किस एरिया में कितनी इंटेंसिटी के भूकंप आने की संभावना है। सेटलमेंट अलोंग दिस जियोलॉजिकल फॉल्ट लाइन आर मोस्ट वर्नेबल। और जिन एरिया में जो प्लेट मोमेंट की घटनाएं होती हैं उनकी फॉल्ट लाइन के आसपास जो है ये इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। लाइकली अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, फ्लड, रिवर बैंक पर या डैम्स के आसपास इस टाइप्स की घटनाएं घटित हो सकती हैं। लाइकली इस मैप में आप देख सकते हैं कि कौन से एरिया में कितनी, जैसे यहाँ पर अर्थक्वेक जोन रिक्टर स्केल के अनुसार दिए गए हैं। ये आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी क्वेक मैग्नीट्यूड मोर देन 8, तो वो रीजन है नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड हिमालयन रीजन, या गुजरात का भुज का एरिया है, ठीक है। इसी प्रकार से सेकंड है 5 to 7 इंटेंसिटी वाला रीजन, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के नॉर्दर्न पार्ट। इसी प्रकार से नेक्स्ट वन है अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड 4 to 6.5, तो वो इसके नियर बाई के कुछ रीजन हैं, लाइकली सदर्न हरियाणा, सदर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र, राजस्थान के कुछ भाग, वेस्टर्न प्लेन एरिया या वेस्टर्न इंडिया के जो कोस्टल रीजन है वो। इसी प्रकार से कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर 2 से 4 इंटेंसिटी के अर्थक्वेक आ सकते हैं, लाइक ईस्टर्न राजस्थान, मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट, महाराष्ट्र, कर्नाटका का ईस्टर्न पार्ट, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट एक्सेट्रा। कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ही कम इंटेंसिटी के अर्थक्वेक आने की संभावनाएं हैं, लाइकली साउथ ईस्टर्न राजस्थान, इसके साथ साथ ईस्टर्न महाराष्ट्र, साउथ ईस्टर्न मध्य प्रदेश, साउथ वेस्टर्न ओडिशा एंड वेस्टर्न तेलंगाना, नॉर्थ ईस्टर्न कर्नाटका एंड साउथ वेस्टर्न आंध्र प्रदेश। ये अलग अलग रीजन है जिसमें अर्थक्वेक की इंटेंसिटी के आधार पर वहाँ की वर्नेबिलिटी रहती है। वर्नेबिलिटी डिपेंड करती है डेंसिटी ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट पर, कि वहाँ पर कितने मानव बस्तियाँ, सॉइल कैसी है, रॉक्स की टाइप्स कैसी हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स, एलुवियल सॉइल, इनमें वर्नेबिलिटी का रिस्क रहता है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है,
ठीक है। तो ए यूएस जियोलॉजिकल सर्वे पब्लिश ए रिसेंट ईयर शो अर्थक्वेक वेव्स कुड शेक ए सेक्शन ऑफ द क्रिस्ट ऑफ 200 मीटर थिक। तो ये एक वैज्ञानिक रिसर्च में बताया गया है कि 2 किलोमीटर की गहराई तक अर्थक्वेक की वेव जो है वो इसको मोमेंट कर सकती है। इसी प्रकार से सम रिसेंट स्पेस प्रोब्स लाइक Saturn and Mars in 2004 are said that provide new insight. The scientists who said that to be close to the determining the source of the location and time of earthquake. Radio station, television center, newspaper may begin to announce the information along the weather chart. तो रेडियो के द्वारा, टेलीविज़न और आजकल एसएमएस के द्वारा भी मोबाइल पर वार्निंग सिस्टम जो है वो उसको एक्टिवेट किया जाता है अर्थक्वेक के दौरान। लूजली बिल्ट स्ट्रक्चर नॉर्मली हैविंग नो स्ट्रेंथ टू विथस्टैंड द शॉक्स, वुडन फिक्सचर, हैवी मेटल एंड रूट्स आर वल्नरेबल टू द रिस्क। ऐसे एरिया या ऐसी बिल्डिंग्स जो कच्ची होती हैं या वो लकड़ी की बनी होती हैं या वो हैवी मेटल उसमें यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पर वल्नरेबिलिटी ज़्यादा रहती है। जियोलॉजी ऑफ द एरिया डायरेक्टली इफेक्ट द इंटेंसिटी ऑफ शॉक, कि जो हमारी रॉक्स होती हैं वो किस प्रकार की हैं, वो सीधा सीधा अर्थक्वेक के से इफेक्टेड होती हैं। स्टीपनेस ऑफ द स्लोप मेक्स एन अर्थक्वेक शॉक मोर वल्नरेबल, और जितनी ज़्यादा जो स्टीप स्लोप होगी यानी पहाड़ी एरिया होगा, जितनी खड़ी ढलानें होंगी वहाँ पर अर्थक्वेक आने के दौरान ज़्यादा सुभेद्यता रहती है कि वहाँ पर ज़्यादा नुकसान हो सकता है। देन आता है टॉपिक टिपिकल इफेक्ट, पैनिक। वाइब्रेटिव वेव्स accompanying the earthquake cause panic among the animal and human. More damage is done by the panic. कभी कभी अर्थक्वेक आ जाता है और उसके कारण से पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, यानी लोग डर जाते हैं, जिसके कारण से जीव जंतुओं में और मानव में ज़्यादा नुकसान हो सकता है। फिजिकल डैमेज यानी भौतिक रूप से नुकसान, इंक्लूडिंग अ कोलैप्स ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंगों का गिर जाना, क्रैक इन द ग्राउंड, रोड, ब्रिज, वॉल, वाटर टैंक, बैंड्स, रिवर्स, डैम, इन सब का टूट जाना आदि। पब्लिक हेल्थ हैजर्ड ऑफ डिजीज ऑन अकाउंट ऑफ द पोल्यूशन ऑफ द वाटर बॉडीज़, इसके कारण से बीमारियां फैल सकती हैं, वाटर बॉडीज़ का पोल्यूशन हो सकता है। ब्रेक डाउन ऑफ द सीवरेज, जो सीवरेज की लाइन है वो टूट सकती है, सैनिटरी पाइप्स टूट सकते हैं, हार्ट्स फेलियर हो सकते हैं, या अदर कंडीशन लीड टू द एपिडेमिक्स, और महामारियां फैलने के लिए भी कुछ अदर कारण हो सकते हैं जिनको इस प्रकार का पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। और सिस्मोलॉजिस्ट होते हैं जो सिस्मोग्राफ के माध्यम, सिस्मोग्राफ एक टूल होता है जिसके द्वारा हम अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करते हैं, अर्थक्वेक को मेजर करते हैं। सिस्मोलॉजिस्ट उस व्यक्ति को कहते हैं जो अर्थक्वेक के दौरान इस प्रकार की एक्टिविटीज़ को नोट करते हैं। देन आता है सिविक सर्विस एंड कन्वेंस। सिविक सर्विस लाइक वाटर पाइप्स, सीवरेज, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, रोड एक्सेट्रा, ये सामाजिक सुविधाएं होती हैं, डिस्टर्ब होती हैं। ट्रांसमिशन टावर गिर सकते हैं, ट्रांसफार्मर वे कोलैप्स हो सकते हैं। डिस्क्रप्शन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी, बड़े लेवल पर अर्थक्वेक आने के कारण से बड़े लेवल पर डैमेज हो सकता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकती, लाइकली फार्मिंग, बिजनेस, ट्रेड, सर्विस, ये सारी इफ़ेक्ट हो सकती है। इट बिकेम वन ए मेजर फैक्टर इन द सिविक अनरेस्ट। देन फायर, नेक्स्ट जो इफ़ेक्ट हो सकता है वो फायर हो सकता है। कोलैप्स एंड ब्रेक डाउन ऑफ द कंटेनर्स, स्मॉल या बिग, कंटेनिंग inflammable substance like gas, petrol, kerosene, chemical pose the damage of the major fire. इन एरिया गैस लीक हो जाए अर्थक्वेक के कारण से, पेट्रोल और केरोसिन
के जो टैंक होते हैं उनमें आग लग सकती है। केमिकल एरिया फैल सकता है किसी एरिया में अर्थक्वेक के कारण से, क्योंकि बिल्डिंग्स व स्ट्रक्चर इसमें कोलैप्स हो जाते हैं। सेवरल टाइम इन द पास्ट इन जापान, यूएसए एंड इंडिया मेजर फायर वर कॉज्ड बाय अर्थक्वेक। जापान, अमेरिका और इंडिया में ऐसे बहुत सारे पास्ट के उदाहरण हैं, इतिहास में उदाहरण दर्ज हैं जो अर्थक्वेक के कारण से फायर लग गई। ट्रेमर्स, हीट एंड सफोकेशन देन कॉज फर्दर डैमेज। और कुछ अन्य कारण भी हैं जिनके कारण से डैमेज हो सकता है। अब आता है मिटिगेशन स्ट्रेटजी कैसे बनाएंगे। एक होता है स्ट्रक्चर मिटिगेशन, यानी जो अवसंरचना होती है उसको अच्छे ढंग से बनाना ताकि वो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी या अर्थक्वेक को झेल सके। इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर में शुड बी डिजाइन या बिल्ट विद स्टैंड ग्राउंड शेकिंग। ग्राउंड की जो अर्थक्वेक की संभावनाएं हैं उनको ध्यान में रख के हमें अपनी बिल्डिंग्स बनानी चाहिए। आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग इनपुट नीड टू पुट टुगेदर टू इम्प्रूव द बिल्डिंग डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस। और आर्कियोलॉजी और इंजीनियरिंग दोनों के माध्यम से हमें अपनी बिल्डिंग्स को ऐसे डिजाइन और कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि वो अर्थक्वेक को आसानी से उसकी इंटेंसिटी को झेल सकती है। सॉइल टाइप मस्ट बी एनालाइज्ड बिफोर द कंस्ट्रक्शन। और सॉइल की टाइप्स का भी एनालाइज कर लेना चाहिए कि वहाँ पर यदि अर्थक्वेक आता है तो वो किस प्रकार का बिहेव करेगी। स्ट्रक्चर मस्ट नॉट बी बिल्ट ऑन द सॉफ्ट सॉइल। जहाँ नरम मिट्टी होती है वहाँ पर हमें स्ट्रक्चर नहीं बनाने चाहिए। बिल्डिंग इरेक्टेड ऑन द सॉफ्ट सॉइल मस्ट लाइकली डैमेज इवन इफ ए अर्थक्वेक इज नॉट स्ट्रॉन्ग या स्मॉल मैग्नीट्यूड। तो जहाँ पर सॉफ्ट मिट्टी होती है वहाँ पर थोड़ी सी इंटेंसिटी का अर्थक्वेक भी ज़्यादा नुकसान कर सकता है। सिमिलर प्रॉब्लम इज सीन एलुवियल प्लेन। मैदानी भागों में ऐसा देखा जाता है जलोढ़ मिट्टी के प्रदेशों में। ऑन रिवर बैंक और नदी किनारों के एरिया में हैवी डैमेज आर सस्टेन्ड व्हेन ग्राउंड इज सॉफ्ट। जिस एरिया में मैदान सॉफ्ट होते हैं, मिट्टी सॉफ्ट होती है, वहाँ पर नुकसान ज़्यादा होता है। नॉन स्ट्रक्चर मिटिगेशन के अंतर्गत क्या आएगा? पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन। लोगों को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं occurrence of the earthquake, and geologists and other scientists have informed available of the respect time actual shock of the intensity। तो लोगों को अवेयर किया जा सकता है कि वहाँ पर किस प्रकार के संभावनाएं रहती हैं। तो ये पब्लिक अवेयरनेस इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। इंफॉर्मेशन शुड बी मेड पब्लिक बाय रेडियो एंड टेलीविजन एंड पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर इन वेल एडवांस। और लोगों को बार बार रेडियो, टेलीविज़न और अखबार के माध्यम से अर्थक्वेक के बारे में सूचित किया जा सकता है, उनके बारे में अवेयर किया जा सकता है। पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन शुड आल्सो इंक्लूड द फॉलोइंग। क्या क्या संभावनाएं हैं? रियल कॉज ऑफ अर्थक्वेक एंड हाउ अर्थक्वेक वर आर ऑब्जर्व्ड एंड रिकॉर्डेड। तो ये लोगों को बताया जा सकता है कि उस एरिया में किस प्रकार के अर्थक्वेक आते रहे हैं और कैसे अर्थक्वेक आने की संभावनाएं हैं। डूज एंड डू नॉट्स ड्यूरिंग द अर्थक्वेक एंड देयर आफ्टर। यदि अर्थक्वेक आता है तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, और अर्थक्वेक के बाद क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये लोगों को बताए जा सकते हैं, उनको अवेयर किया जा सकता है। अवेयरनेस आल्सो रिस्क एंड जियोलॉजी ऑफ द एरिया। लोगों को उस एरिया के बारे में कि वहाँ की जियोलॉजी यानी वहाँ की सॉइल स्ट्रक्चर कैसा है, रॉक स्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ पर किस प्रकार का रिस्क की संभावना है, इसके बारे में बताया जा सकता है इन वेल एडवांस। सैनिटेशन ऑफ द पर्सनल engaged in relief work as well as construction of the building, engineers, architecture, masons, doctor, other health personnel, government functionaries, bankers एंड फाइनेंसर। इन सब को भी पहले से ही सूचित किया जा सकता है कि किस प्रकार की वहाँ पर अर्थक्वेक की संभावनाएं हैं, और यदि किसी प्रकार का अर्थक्वेक वहाँ पर ज़्यादा इंटेंसिटी का आता है तो किस प्रकार से ये लोगों की मदद कर सकती हैं। लाइकली इसमें इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर ये बिल्डिंग्स को बनाने के दौरान मदद करते हैं। डॉक्टर की और हेल्थ फैसिलिटीज़ की सुविधा की ज़रूरत तब पड़ती है जब किसी एरिया में अर्थक्वेक जैसा नेचुरल डिजास्टर आ जाता है। गवर्नमेंट से जो वर्कर या फंक्शनरीज होती हैं, बैंक और फाइनेंसर आदि, ये इकोनॉमिक रूप से या
अवेयरनेस के रूप में लोगों को पहले से अलर्ट कर सकते हैं। तो ये टॉपिक था अर्थक्वेक से रिलेटेड। आगे हम अध्ययन करेंगे लैंडस्लाइड और उससे रिलेटेड जो हैजार्ड्स हैं उसके बारे में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।